Okay, we are studying implied conditions in a contract of sale, in which we have studied title. Okay, ओनरशिप होना चाहिए, बिना ओनरशिप के आप गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, किसी को बोनाफाइड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते. ओके, नंबर 2 इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था उसका, है ना, और इसमें एक लाइन में ये पूरा रूल समझाया हुआ है. इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस, यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स. प्रॉमिस एक चीज किया था और दिया दूसरा, then that is not possible, है ना. से फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब भी, से फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, ना, मुझे एक सेकेंड हैंड कार खरीदना है, तो कार डीलर ने मुझे ये कहा कि ये टाटा कंपनी का कार है या मारुति कंपनी का कार है. अभी उन्होंने कार दिखाया नहीं है, जस्ट बोल रहे हैं. मैंने अपना बजट बता दिया है, तो उन्होंने बोला कि आपको ये पर्टिकुलर कार, कोई भी एक ब्रांड बताया और उसका पर्टिकुलर ईयर बताया कि इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये है, से फॉर एग्जांपल 2016. तो उन्होंने कहा कि मारुति का ये पर्टिकुलर कार है और उसका ये मॉडल है, डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उस डिस्क्रिप्शन वाला कार होना चाहिए. उसका कलर बताया होगा, है ना, उसमें कुछ फीचर्स बताए होंगे. अभी कार दिखाया नहीं है, जस्ट उसके बारे में बता रहे हैं, तो जैसा डिस्क्रिप्शन बोला है वैसी ही कार होनी चाहिए, है ना. दैट इज कॉल्ड सेल बाय डिस्क्रिप्शन. मैंने कल डिस्क्रिप्शन में क्या बोला था, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बोल के बताया जाता है या तो लिख के बताया जाता है ना. किसी ने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया या टेक्स्ट मैसेज किया कि ये पर्टिकुलर कार इस ईयर में बना हुआ है, इस कलर का है, इसमें ये फीचर्स हैं, then it shall correspond with that description. It shall correspond with that description का मीनिंग जैसा बताया था वैसा होना चाहिए. In case the car is not found to match with the description, जैसा बोला था वैसा कार नहीं है, ओके, तो बायर को कोई कंपल्सन नहीं है कि उसको वो गुड्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्राइस पे करना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो इट हैज टू बी डिटरमाइंड whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description, and that is whether the description was essential for identifying the goods. कई सारे केस में डिस्क्रिप्शन से ही गुड्स का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है. ओके, if that is required and the goods standard do not correspond, goods standard का मतलब क्या होगा, goods offered, जो गुड्स के बारे में बोला गया था और जो गुड्स आपको बताया जा रहा है या बेचा जा रहा है वो मैच नहीं करता है, then the buyer is entitled to reject the goods. Obvious है ना. It is a condition which goes to the root of the contract and breach of it. रूट बोला ना, मतलब ये एसेंशियल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, और जो भी एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंडीशन होता है. And the breach of it entitles the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them or not. इंस्पेक्शन से तो बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि कार प्रॉपर कंडीशन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके सारे जो उसका मैकेनिज्म होता है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. पर जैसा बोला था आउटर डिस्क्रिप्शन, एटलीस्ट वो तो वैसा होना ही चाहिए कि अगर ऐसा बोला था कि ये नेवी ब्लू कलर का है तो वैसा कलर का कार होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, A at Kolkata sells B 12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. There is an implied condition that the silk shall be such as is known in the market as waste silk. ना, ये पर्टिकुलर वर्ड बोला है कि वेस्ट सिल्क है ना, तो इन जनरल मार्केट में उसका नोन डिस्क्रिप्शन वेस्ट सिल्क का होना चाहिए. मतलब मैं उसको
कुछ अलग नाम से जानता हूँ, कोई अलग ट्रेडर उसको अलग नाम से जानता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कॉमनली नोन इन द मार्केट एज वेस्ट सिल्क, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। इफ इट इज नॉट, वी इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, मतलब जैसा बोला था वैसा सिल्क नहीं है। मैं कंटिन्यूअसली यही बोल रहा हूं, जैसा बोला था वैसा, जैसा दिखाया था वैसा नहीं, जैसा दिखाया था वैसा होगा तो क्या होगा, इट विल बी सैंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, a ship was contracted to be sold as copper fastened vessel, but actually it was only partly copper fastened, है ना। तो इन दैट केस कॉपर फैशन बोला मतलब वो फुल्ली होना चाहिए, बांधा हुआ, फैशन मतलब उसको, है ना, कवर अप किया हुआ है। held that goods did not correspond to description, जैसा बोला था वैसा नहीं है, तो बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है। The act however does not define, देखो पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिस्क्रिप्शन का कोई मीनिंग नहीं है ना। तो हमें डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आपको पूछे कि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिप्शन। एक्सप्रेशन बाय वर्ड्स, फिर से बोलो। टू एक्सप्रेस एनीथिंग और ऑब्जेक्ट बाय वर्ड्स। टू एक्सप्रेस एनीथिंग, ओके। इसके अलावा गुड्स के रिलेशन में डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अगर कोई आपको के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन कहे, सपोज वाटर बॉटल, कौन सी कंपनी का आता है, Describing its characteristics. डिस्क्राइबिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यस, टपरवेयर का बॉटल है, ऐसा बोला ना, या टपरवेयर का टिफिन है, डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया, मारुति का कार है, तो इट शुड हैव द सिंबल, और वो पर्टिकुलर उस ब्रांड को बिलोंग करना चाहिए। मतलब हम पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर काइंड की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखने का, डिस्क्रिप्शन में किसकी बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, है ना। देखो इस वर्ड पे फोकस करना है, where the class or a kind to which the goods belong has been specified. For example, Egyptian cotton, Java sugar, Sheffield crockery, and where the goods have been described by certain characteristics essential to their identification. For example, jute belts of specified shipment. इस शिपमेंट में आने वाला जूट बेल, इस प्लेन से आने वाला प्रोडक्ट, इस शिप में आने वाला प्रोडक्ट, इस ट्रक में आने वाला प्रोडक्ट, ओके। और स्टील ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टेशनरी में, मतलब अगर मुझे फोटोकॉपी करवाना है तो एक पेपर यूज करते हैं, फोटोकॉपी मशीन में पेपर डालते हैं और प्रिंट आउट निकालते हैं, जेरोक्स निकालते हैं, है ना। तो इस पेपर की क्वालिटी को उसके कलर और उसकी थिकनेस, जिसको हम बोलते हैं जीएसएम, उससे जाना जाता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेडर ऐसा कहता है ना, मतलब फोटोकॉपी वाला जो है, उसको ट्रेडर जहां से वो पेपर्स खरीदता है उसको बोलता है कि ये इतने जीएसएम का पेपर है, तो वो उसने उसके फीचर्स बताए, इस कलर का पेपर है, वो भी वो फीचर बताए, पेपर नहीं दिखाया है, सिर्फ उसका कलर, उसका जीएसएम माने थिकनेस के बारे में बताया है, तो उस क्वालिटी का वो पेपर होना चाहिए। अगर जो जेरोक्स वाला है वो देखता है कि ये उस क्वालिटी का पेपर नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। That is called sale by description. It may be noted that the description in these cases assumes that form of a statement or a representation. आपने कोई बात बताई है, इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, हिमालयन सॉल्ट, देखा है किसी ने,
नॉर्मल सॉल्ट से काफी महंगा होता है, एटलीस्ट 5 टाइम्स, मतलब टाटा का जितना आता है उससे काफी महंगा, 5 टाइम्स कॉस्टली होता है ये हिमालयन सॉल्ट। तो ये कौन सा वर्ड उन लोगों ने बोला, हिमालयन सॉल्ट, तो ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, उस वैसा डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए। ओके, as regards the identity of particular goods by reference to the place of origin और मोड ऑफ पैकिंग, इससे भी डिस्क्रिप्शन का पता चलता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन के लिए मैंने कल क्या एग्जांपल बताया था, बोलो बोलो बोलो, गुजराती में बोला था ना, पाटणा पटोला। हाँ, फिर बनारसी सिल्क, फिर और कुछ एग्जांपल सोचो, हमारे पास तो आगरा का पेठा मिठाई आती है ना, वो उसका प्लेस, अब जरूरी नहीं कि वो वहां बनता है, पर वो उसका डिस्क्रिप्शन बताया। फिर कैश्यू ऑफ गोवा, यस और नो? Yes, sir. तो ये प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात चल रहा है कि इधर से आया हुआ ये पर्टिकुलर चीज से, लाइक स्पाइसेस फ्रॉम, लेट्स से स्पाइसेस कहाँ पे होता है इंडिया में सबसे ज्यादा? लेट्स से चिली फ्रॉम महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में पर्टिकुलर प्लेस है, टर्मरिक फ्रॉम महाराष्ट्र, वहां पे भी एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो वो प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करें। इसीलिए गवर्नमेंट भी अभी कुछ एक जीआई टैग शुरू किया है कि उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ये टैग लगेगा, जिससे उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में पता चलेगा कि ये जिस डिस्क्रिप्शन का गुड्स है उससे ये करस्पॉन्ड करता है या नहीं करता। लाइक कश्मीरी एप्पल्स है ना, कश्मीरी शॉल, तो लाइक वो प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करता है, तो उसके जैसा क्वालिटी होना चाहिए। इफ आई से दैट इट इज अ कश्मीरी शॉल, देन मैंने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया है वैसा ये प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, सेल बाय सैंपल, in a contract of sale by sample there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample, the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing, मतलब एग्जामिनेशन का टाइम देना पड़ेगा। ओके, सपोज I went to buy a particular grain, मैंने कोई एक होलसेलर को कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है ना, मिलेट, जुवार जिन्हें गुजराती में આપણે कहिए, है ना। तो मैं वहां पे गया खरीदने के लिए, जो सेलर है उसने मुझे सैंपल दिखाया और बोला कि हमारे गोडाउन में 2000 बैग्स हैं, आपको कितना चाहिए? मैंने बोला मुझे पूरा खरीदना है, आई नीड द एंटायर क्वांटिटी दैट इज इन योर गोडाउन, बट लेट मी एग्जामिन। एम आई गोइंग टू एग्जामिन ऑल 2000 बैग्स? इज इट पॉसिबल? नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे, काफी सारे उसको पूरा फैला के रखा हुआ होगा, बैग में पैक है, तो मैं कुछ बैग्स ओपन करवा के, या ऐसा एक डिवाइस आता है जिससे मैं उसमें से थोड़ा प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि जैसा सैंपल मुझे दिखाया है वैसा है या नहीं। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरा गुड्स चेक करने दिया जाए। जहां पॉसिबल है, गुड्स की क्वांटिटी बहुत कम है, देन इट इज पॉसिबल। जहां पे गुड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप क्या करोगे, कुछ बैग्स, मतलब 2000 बैग हैं तो 30-40 बैग में से सैंपल निकाल के देखोगे
अलग अलग प्लेस पे रखा होगा, तो उसमें से निकाल के देखोगे, अगर वो करस्पॉन्ड करता है देन यू बाय इट। फिर आप बोलोगे कि नहीं आपने दिखाया था वो अलग है, दिया वो अलग है, तो नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। आपको बोला है मैं आपको 2 आवर्स 3 आवर्स देता हूँ, आप यहाँ पे बैठिए और चेक कीजिए। I checked it, I found it proper, and then after purchasing, once the goods are unloaded at my place, है ना, इसलिए कभी कभार ऐसा भी किया जाता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, सपोज मैंने वहां पे चेक किया और सब चीजें सही लगी मुझे, पर मैं वहां से निकल गया चेक करके, फिर सेलर ने वो गुड्स बदल दिए, वो भी तो हो सकता है। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग नॉट ओनली एट बायर्स प्लेस, सॉरी सेलर्स प्लेस, ये अपॉर्चुनिटी आपको किधर मिलना चाहिए, बायर्स प्लेस, मतलब अपनी दुकान पे आएगा उधर भी चेक करने का आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अगर उधर आके भी लगता है ना कि ये वैसा गुड्स नहीं है, वापस कर दो। समझ में आ रहा है कहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, नॉट ओनली एट द सेलर्स प्लेस बट ऑल्सो एट द बायर्स प्लेस, जहां पे गुड्स अनलोड होगा उधर भी उसको चेक करने का टाइम देना चाहिए। ओके, और इसीलिए जैसे नॉर्मल ऐसा ट्रेड में होता है ना कि एक इंक का बॉटल रखा होता है और उसमें से एक पेन को डिप करके जितनी बैग्स आपको खरीदने हैं उधर आप ऐसा क्रॉस मार्क कर देते हो, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि मैं ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आया, आई बिलोंग टू बिजनेस कम्युनिटी सो आई नो ऑल दीज थिंग्स। और बैग के ऊपर उसका वेट भी लिख सकते हैं कि उसको बार बार उसका वेट ना करना पड़े कि ये 50 केजी का है 60 केजी का है, ऐसा उसका वेट भी लिख सकते हैं उस इंक से, है ना। दागीना बोलते हैं। हाँ, दागीना वही, यस। एग्जाम्पल, in a case of sale by sample of 2 parcels of wheat, अभी 2 पार्सल हैं तो चेक कर सकते हैं दोनों, yes or no? Yes, sir. The seller allowed the buyer an inspection of smaller parcel but not the larger parcel. In this case, it was held that the buyer was entitled to refuse the goods, है ना। Next example, the goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable. Unmerchantable का मतलब लिखेंगे unsaleable, not saleable. Okay, which would not be apparent on reasonable examination. मतलब अब सैंपल तो आपको जैसा दिखाया था वैसा ही है, पर वो सेलेबल क्वालिटी का नहीं है, इट इज नॉट ऑफ सेलेबल क्वालिटी। तो आपको बोला है कि देखो आपको जैसा सैंपल दिखा है वैसा गुड्स है कि नहीं है, लिखा है इट इज ऑफ दैट क्वालिटी ओनली, पर आप जब उसको यूज करोगे ना तब पता चलेगा, देखने से नहीं पता चलेगा। will not be able to see find out any defect just by examination। आप उसको जब यूज करोगे तब पता चलेगा कि ये गुड्स तो मैंने जैसा बोला था, जैसा मुझे बताया था, जैसा दिखाया था वैसा नहीं है ना। सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। सैंपल का मीनिंग ये भी होता है, देखो सबसे पहली कंडीशन करस्पॉन्ड विद द सैंपल, दूसरा कंडीशन बायर के पास गुड्स को कंपेयर करने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, और तीसरा उसमें कोई भी लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। कैसा डिफेक्ट, वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट माने हिडन, जिसको रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता नहीं कर सकते, यूज करोगे तो ही पता चलेगा। I would like to draw your attention towards certain things ना। तो लोग टाइम एंड अगेन मुंबई जाते होंगे और वहां से कुछ खरीदते होंगे तो पता चलेगा आपको ना। आप कहीं पे स्कूल बैग या कॉलेज बैग लेने जाते हो है ना, आपको बोलते हैं कि ये वाटर प्रूफ है, क्या है
और आपको पूरा पानी डाल के दिखाते हैं, देखो इसके अंदर पानी नहीं गया, पूरा वाटर प्रूफ है, पूरा बैग निचोड़ के दिखा देंगे कि अंदर पानी गया ही नहीं, और आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है। और सपोज ये रेनी सीजन है ना, आप रेनी सीजन में बैग खरीदने गए, तो उधर आपको दिखेगा कि ये बैग में पूरा वाटर प्रूफिंग मतलब अच्छे से किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप उसको घर लेके आओगे, दूसरी बार जब बैग लेके निकलोगे ना, पूरा भीग जाएगा वो। बहुत सारी चीजें होती है उधर। ये एक्ट बनाने के पीछे या इतना सारा डिस्क्रिप्शन देने के पीछे लोगों के दिमाग काम करते हैं, है ना। उस बैग में पर्टिकुलर ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे आपको उसका तब ऐसा लगेगा कि ये पूरा वाटर प्रूफ है, पानी अंदर गया ही नहीं, और जैसे आप उसको लेके निकले, बात खत्म। वहां पे लोग जब भी कोई चीज बाय करने जाते हैं ना, क्योंकि जो बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं उनको तो पता ही है कि क्या चल रहा है, तो वो एक रेनकोट खरीदने जाते हैं तो भी दुकानदार को बोलते हैं कि इसको भिगो के दिखाओ प्रॉपर, और एक बार नहीं 3-4 बार भिगो के दिखाओ, अलग अलग प्रोडक्ट, वो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। जैसा सैंपल दिखाया, जैसा डिस्क्रिप्शन दिया, वैसा गुड्स होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, मिल्क के केस में या पनीर के केस में, है ना, आपको कई सारी जगह पे ऐसा होता है ना कि तो ना, एक आपने कोई भी प्रोडक्ट या फूड का कुछ ऑर्डर दिया है और आपको पूरा वो चीज भर के दे देते हैं, एंड यू वंडर यार कितना ये चीज अच्छे से दिया है, मस्त मजा आ रहा है खाने में, ऐसा, बट यू विल नेवर नो वो चीज किस तरह से बना हुआ है। नॉर्मली चीज इज अ मिल्क प्रोडक्ट, नो, कैसा प्रोडक्ट है वो, मिल्क प्रोडक्ट है, पर वो सोयाबीन ऑयल से भी बनता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो हम नॉर्मली ऑर्डिनरी मिल्क सोचते हैं या ऑर्डिनरी चीज या पनीर देखते हैं वैसा नहीं है ना, यू विल नेवर कम टू। हाँ, जो प्रॉपर इस बिजनेस में डील करता है, जिसको इस प्रोडक्ट का आइडिया, वो देख के बता देगा, है ना। इसीलिए इतना सारे प्रोविजन बनाए जाते हैं। क्लियर एकदम, किसी को कुछ डाउट? हाँ, No, sir. A company sold certain shoes made of a special sole by sample for the French army. आर्मी के लिए स्पेशल शूज बनाए हैं। The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection. क्या बोला है? तो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक होता है पेटेंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट माने अपरेंट, जो देख के ही पता चल जाता है, और लेटेंट माने हिडन, जो देख के पता नहीं चलेगा, यूज करने से ही पता चलेगा, प्रोडक्ट यूज करोगे तो पता चलेगा। सो हियर इट इज सेड दैट इट कंटेन्ड पेपर which was not discoverable by ordinary inspection. Held, the buyer was entitled to refund of the price plus damages. क्योंकि जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था वैसा नहीं। डिस्क्रिप्शन में कौन सी तीन चीजों का, सॉरी सैंपल में कौन सी तीन चीजों का फॉलो होना जरूरी है? जैसा सैंपल दिखाया था वैसा बल्क होना चाहिए, बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा एग्जामिन करने का, और तीसरा इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट, क्योंकि पेटेंट होगा तो हमें पता चल ही जाएगा, पर पेटेंट भी नहीं होना चाहिए और लेटेंट डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, तो इसमें दोनों मैच होना चाहिए, है ना। देखो इधर एग्जांपल क्या दिया है, या तो चलो थियोरी पहले पढ़ लेते हैं। इट इज दैट द बल्क ऑफ द गुड्स सप्लाइड shall correspond both with the sample and description, जैसा दिखाया था और जैसा बताया था, रिप्रेजेंटेशन किया था वैसा होना चाहिए।
In case the goods correspond with the sample but do not tally with the description, or vice versa, or both, the buyer can repudiate the contract because this is a breach of condition. For example, A agreed with B to sell certain oil described माने description दिया as refined sunflower oil. तो description में क्या बताया था कि ये refined sunflower oil है, warranted only equal to the sample. The goods rejected were equal to the sample, but मतलब जैसा दिखाया था वैसा है और जैसा बताया था वैसा नहीं है, बट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल, है ना, किसी और प्रोडक्ट का उसके अंदर मिक्सचर था. बी कैन रिजेक्ट द गुड्स. ओके, सपोज मैं कहीं पे वीट खरीदने गया और मुझे ऐसा बोला कि नॉर्मली वीट का प्राइस 25 रुपीज पर केजी है, पर ये आपको 22 पर केजी में आएगा. So I said buy. उन्होंने बोला कि ये क्वालिटी तो अप टू द मार्क है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा साफ सफाई करना पड़ेगा, थोड़ा कचरा ज्यादा है ना. इसको जब फार्म में से निकाला तब उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं किया था. तो ऑन एन एवरेज 1 किलोग्राम के अंदर आपको 50 ग्राम का लॉस है. यू विल लूज सर्टेन 50 ग्राम्स, है ना. मतलब आपको लगेगा कि मैंने 50 केजी गेहूं खरीदा है, बट यू विल लूज 2.5 केजी. आपको एक्चुअली 47.5 केजी ही मिलेगा. ऐसा क्लियर बता के दिया था कि आपको ऑन एन एवरेज 5% लॉस होगा. कितना? जितना आपने क्वांटिटी खरीदा, सपोज आई बाय 1000 केजी, तो इसमें 5 केजी माने 50 केजी आपका प्रोडक्ट कचरे में चला जाएगा, बाकी 950 केजी आपको प्योर मिलेगा. And I bought believing on that. तो उन्होंने जैसा सैंपल दिखाया था वैसा है, पर डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम हो गया. मैंने साफ सफाई की तो 50 की जगह 150 केजी निकल गया और मेरे हाथ में सिर्फ 850 केजी आया. आई एम कंप्लीटली एलिजिबल टू रिजेक्ट द गुड्स. सैंपल में प्रॉब्लम नहीं है, पर डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. ओके, नॉर्मली देखो सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि कभी भी क्वालिटी या फिटनेस का कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं होता है. देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन फॉर क्वालिटी और फिटनेस. पर इसके लिए आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करके पूरा जो पैराग्राफ है उसको 4 लाइन में डिवाइड कर सकते हैं. That the buyer is buying for a particular purpose. उसने वो पर्टिकुलर पर्पस सेलर को बताया था. ओके, और उसने सेलर के जजमेंट पे भरोसा करके ये प्रोडक्ट खरीदा है. मतलब मैं क्लियरली कहीं पे जाता हूँ और ऐसा बोलता हूँ कि देखो मुझे इस प्रोडक्ट में समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको अपना पर्पस बता देता हूँ. आपको मतलब मेरे पास नोन है कि मुझे किस पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपके जजमेंट पे डिपेंड करके ही या आपकी स्किल पे डिपेंड करके ही ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ. और चौथा, सेलर ऑर्डिनरीली उस प्रोडक्ट में डील करना चाहिए. माने ऐसा नहीं कि सेलर पहली बार ही उस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, वो सेलर का यूजुअल बिजनेस है. फ्रॉम गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 5 साल से वो उसी प्रोडक्ट में डील कर रहा है. ओके, सबसे पहला कंडीशन क्या है? बायर इज बाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. पर्पस इज नोन टू सेलर, मतलब बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया था. नंबर 3, टू रिलाई ऑन सेलर्स जजमेंट or seller's skill. And number 4, seller is usually dealing in those kind of goods.
सपोज किसी एक मेडिकल स्टोर पे, है ना, क्रिकेट बैट रखा हुआ है, या कोई और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखा हुआ है ना, और एक कस्टमर वहां पे जाता है, देखता है कि ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसने बोला कि मुझे ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, पर कस्टमर अपना पर्पस बताता है ना, पर्पस इज नोन, वो सेलर की स्किल पे रिलाई करता है, बट क्या सेलर ऐसा लगता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करता होगा? ऐसा, ये मेडिकल स्टोर है, सोचो, is can we think so that the seller is dealing in those kind of goods? No. Can we trust his judgment? अगर वो उस प्रोडक्ट में डील ही नहीं कर रहा है ना, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर क्वालिटी या फिटनेस के रिलेटेड कोई कंप्लेन करना है तो नॉर्मली क्वालिटी के रिलेटेड कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होता है, फर्स्ट लाइन ये लिखा है। बट कब हो सकता है? जब बायर पर्टिकुलर पर्पस के लिए बाय कर रहा हो, वो पर्पस सेलर को पता है, बायर ने सेलर के ऊपर भरोसा किया है और सेलर उस टाइप के गुड्स में डील करता है, तो ही क्वालिटी या फिटनेस का कंडीशन अप्लाई होगा। लास्ट लाइन, even this implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or a patent name. When the goods are sold under a trademark, तो जनरली इसका पर्पस नोन होता है और वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होता। Okay, when the goods are sold under a particular trademark or a patent name, then the purpose for which it can be used is known. उस केस में बायर कंप्लेंट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल 1, A bought a set of false teeth from B, a dentist, but the set was not fit for A's mouth. A rejected the set of teeth and claimed the refund. It was held that A was entitled to do the same. Obvious है, अगर फॉल्स टीथ खरीद रहा है तो उसका पर्टिकुलर पर्पस होगा कि नहीं होगा? खेलने के लिए खरीदेगा, इट मस्ट हैव अ पर्टिकुलर पर्पस। वो पर्पस सेलर माने डेंटिस्ट को पता है, वो डेंटिस्ट के स्किल पे, जजमेंट पे रिलाई कर रहा है ना, और डेंटिस्ट उस तरह की प्रोडक्ट में यूजुअली डील करता है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और ए प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, पैसा वापस ले सकता है। चलो, अब दूसरा एग्जांपल ट्रेडमार्क वाला है। क्या है? A went to B's shop and asked for a Merit sewing machine. इस कंपनी का सिलाई मशीन आता है। B gave the same to A. A paid the price. क्या यहाँ पे A ने B को कोई पर्टिकुलर पर्पस बताया था? देखो, सिलाई मशीन सिलाई के काम में ही आती है, पर मशीन्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। किस तरह का कपड़ा आपको बनाना है, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स यू वांट टू स्टिच, उसके हिसाब से मशीन अलग होती है। तो वहां पे आपको पर्टिकुलर पर्पस बताना पड़ेगा कि मैं पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहा हूँ, बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहा हूँ। तो ए ने बी की स्किल जजमेंट पे भरोसा नहीं किया, ना उसको पूछा है कि ये मशीन मेरे काम का है कि नहीं। उसने क्या कहा वहां पे जाके, मुझे इस ब्रांड का सुइंग मशीन दे दो, बात खत्म। So A relied on the trademark of the machine rather than on the skill and judgment of the seller. In this case, there is no implied condition as to fitness of the machine for buyer's particular purpose. Suppose मैं washing machine खरीदने गया, I went to buy a washing machine.